साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं दहेज हत्या को लेके। आईपीसी 304 बी, गंभीर अपराध, गंभीर सजा। लेकिन जब झूठी एफआईआर लिखी जाए, जब झूठे तथ्य बनाए जाएं, जब पूरे परिवार को फंसाया जाए दहेज हत्या जैसे मामलों में, दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में, तो ये बड़े दुख की बात होती है, बड़ी पीड़ा की बात होती है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे लेकर चलूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा के रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम दहेज हत्या को लेके या दहेज उत्पीड़न को लेके या जो झूठे मामले होते हैं उस पर हमारी बहुत रिसर्च चल रही होती है। पूरे इंडिया में हमारी टीम रिसर्च करती है, तथ्यों पर रिसर्च करते हैं, एविडेंस पर रिसर्च करते हैं, विटनेसेस पर हम रिसर्च करते हैं, कानून पर हम रिसर्च करते हैं। और जो माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, इनकी जो जजमेंट होती है उस पे हम रिसर्च करते हैं, रिव्यू करते हैं और उन तथ्यों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो अभी एक रिसेंट केस के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस, बहुत गंभीर केस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पति को बरी कर दिया गया और अदालत ने कहा प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष है, दहेज की मांग और महिला की मृत्यु के बीच सीधा संबंध स्थापित करने में विफल रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर महिला की मृत्यु होती है और उसका अगर सीधा संबंध दहेज उत्पीड़न से है या उससे सुसाइड करने से पहले दहेज को लेकर कोई बात हुई हो या ऐसे कोई पुख्ता सबूत हो, ऐसी कोई व्हाट्सएप चैट हो, ऐसा कोई डाइंग डिक्लेरेशन हो, ऐसा कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हो मृत्यु से पहले। देखिए, आम घर में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे झगड़ों पे लड़ाई चलती रहती है, वो अलग चीज है। बट हम बात कर रहे हैं दहेज हत्या की। दहेज हत्या में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बार बार कहा है, माननीय जज ने बार बार कहा है कि इसमें बहुत नजदीकियां होनी चाहिए कि मृत्यु से पहले दहेज को लेकर उत्पीड़ित किया गया हो, दहेज को लेकर परेशान किया गया हो, तब जाके महिला ने जहर खा लिया या आत्महत्या कर ली तो उसको दहेज उत्पीड़न माना जाएगा आईपीसी 304 बी के तहत। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई महिला बच्चों को जन्म देते हुए उसकी डेथ हो जाती है या कोई महिला की एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध है या कोई महिला की उसकी पसंद से शादी नहीं होती है और वो कोई हत्या कर ले या आत्महत्या कर ले, तो उसको भी दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में खींचा जाता है, बढ़ा जाता है और उसमें पूरे परिवार के नाम लिखवा दिए जाते हैं, चाहे उनका कोई संबंध हो या उससे ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने पति को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष ने साबित नहीं किया कि महिला की मृत्यु जो है वो दहेज की मांग के कारण हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। हम इसी चीज पर रिसर्च करते हैं या जितने भी हम केसेस कर रहे हैं, चाहे हमें बेल के केसेस हो, चाहे हमें क्वेश्चन करनी हो,
और मैं हमेशा ये चीज, मेरा मानना भी है साथियों, कि जब हमने कोई अपराध नहीं करा तो हमें डरना नहीं चाहिए। एक अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से, एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से हमें केस को गंभीरता से लेना चाहिए, हमें केस को गंभीरता से लड़ना चाहिए, अपने सबूतों पे काम करना चाहिए। एक अच्छा अधिवक्ता जो है आपके सबूतों पे काम करेगा, आपकी चार्जशीट पे काम करेगा, आपकी जो मटेरियल एविडेंस है उस पर काम करेगा, अगर उसको नॉलेज है तो। ठीक है, तो तो मैं इस पे बात करता हूँ। सबूतों की कमी को माननीय कोर्ट ने माना और अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 304 बी के तहत जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है उसको साबित करने में विफल रहा, साबित नहीं कर पाया। और अदालत ने यह भी कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है उसको उचित रूप से संभव है और सबूतों से समर्थित है तो अपीलीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, आईपीसी 304 बी दहेज हत्या अपने आप में बहुत गंभीर है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या के मामले में आरोपियों को दोषी ठहराया था। ये कर्नाटक का मामला था और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दहेज हत्या के मामलों में बरी होने के बावजूद पति या ससुर वालों को दहेज प्रताड़ना के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ये भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो साथियों, ये अपना आप में बहुत गंभीर मामला, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति को छोड़ते हुए, बरी करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे कोई गंभीर मामले फंसे हैं, दहेज हत्या जैसे मामले में, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक कानूनी सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। एक एडवोकेट हो, 2 एडवोकेट हो, अच्छे एडवोकेट से सलाह मशविरा करें, समझने की कोशिश करें कि आपके केस में क्या निष्कर्ष निकलेगा। आप किसी अच्छे एडवोकेट से जब बात करेंगे तो आप उससे जवाब सवाल कीजिए कि सर अगर हम इस केस को ऐसे करते हैं, इसमें ये हमारे साक्ष्य ये है, तो वो आपको सब डिटेल बताएगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो माननीय एडवोकेट हैं ये क्या आपकी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ और मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, आपके दर्द को समझ सकता हूँ। और कानून की बेसिक नॉलेज नहीं होने की वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट भी होती है, सुप्रीम कोर्ट भी होती है। और मैं समझ सकता हूं माली हालत, क्योंकि मैंने को पता है गरीबी क्या होती है। मैं बहुत सारे केसेस पे रिसर्च कर रहा हूं, बहुत सारी मेरी टीम रिसर्च कर रही है पूरे इंडिया में। हम लोगों की मदद भी करते हैं, केसेस भी करते हैं, बेल भी करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, वगैरह वगैरह। और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उसको आप नोट कर लीजिए, या आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिए, मैं मोबाइल नंबर छोड़ दूंगा। तो मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए, टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपकी मदद करेंगी। और यकीन मानिए मुझे आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, ये भी बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।